हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने रिसर्च डिज़ाइन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके 4 स्टेप्स हमने बात किए थे, जिसको हमने सैम्पल डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डेटा और ऑपरेशनल डेटा 4 स्टेप्स में हमने डिवाइड किया था। जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम सैम्पल बनाते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन करते हैं कि हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टैटिस्टिकल डेटा बताते हैं कि डेटा को कैसे हम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर करेंगे और फिर हम कैसे ऑपरेशनल डिज़ाइन करेंगे। तो इसी में आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सैम्पल डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारे रिसर्च डिज़ाइन के अंदर पहला टॉपिक जो है वो है सैम्पलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सैम्पलिंग, कि टोटल हम किस तरीके से सैम्पलिंग होता क्या है और हम किस तरीके से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग में हमारा क्या है, अगर आप देखोगे सैम्पलिंग में कि जो पूरी टोटल पॉपुलेशन या पीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, सेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये हम किसको बोलते हैं, ऑल पॉपुलेशन और पीपल्स को। ठीक है, जितने भी दुनिया में लोग हैं वो क्या है, यूनिवर्स है और सेंसेस है। ठीक है, डेटा कलेक्ट फ्रॉम ऑल पीपल्स। ठीक है, जो हमारा इन्यूमरेशन क्या होता है, इन्यूमरेशन का मतलब होता है, कंप्लीट इन्यूमरेशन का मतलब होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पूरे जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है सबसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने सेंसस देखा होगा, सेंसस में क्या होता है, 140 करोड़ लोगों से डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, ये आपने देखा होगा जब हम 140 करोड़ जनसंख्या जो हमारे देश की है, जब आपके घर घर आकर के लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो घर घर आके आपका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें वो पूरी जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है हमारे देश की, हर एक घर में, हर एक परिवार में जा कर के उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन। ठीक है, जब हम हर किसी से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबसे कलेक्ट किया है सैंपल। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जब हम पूरी पॉपुलेशन से कलेक्ट कर रहे हैं सैम्पलिंग, तो उसको हमने क्या बोला है, इन्यूमरेशन बोला है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सेंसस में होता है। ठीक है, तो हम ऑल पॉपुलेशन को यूनिवर्स बोल सकते हैं, सेंसस बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसमें से सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। अब क्या है, ऑल पॉपुलेशन यानी कि पीपल्स में हम क्या करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको देखना है कि जो हमारी कोई फेयर लवली ब्रांड है। ठीक है, तो फेयर लवली ब्रांड जो है कितनी महिलाएं हमारे देश में यूज़ कर रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, जो हमारे देश की जितनी फीमेल जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि फीमेल जनसंख्या हमारी कितनी होगी, लगभग मान लो 60-70 करोड़ अगर हमारे फीमेल जनसंख्या है, तो क्योंकि हमारा टारगेट ग्रुप क्या होगा, सिर्फ हम फीमेल्स पे बात करेंगे फिर। ठीक है, सब बाकी मेल से तो हमें मतलब नहीं, बच्चों से हमें मतलब नहीं, ओल्ड एज से हमें मतलब नहीं, हमें क्या है, वो फीमेल्स में भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पे हम बात कर रहे हैं। तो वो जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है और उस एज ग्रुप में जितनी भी हमारे देश में महिलाएं हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी रिसर्च का पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च पॉपुलेशन कौन सा था, वो पॉपुलेशन, वो जिसको हम टारगेट करते हैं, जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो कौन सा डायपर्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारे इंडिया के जितने भी छोटे बच्चे हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन में आ जाएंगे, जितनी भी हमारी जनसंख्या है। ठीक है, लेकिन अब ये तो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी कि वो सभी बच्चों के पास जाकर के रिसर्च कर सके। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करता है, जो रिसर्चर है वो उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करेगा। यानी कि पूरे 30-40 करोड़ बच्चों पे तो पॉसिबल नहीं है कि आप जाकर के जब डेटा कलेक्ट करो, तो हम उसमें से क्या करते हैं, हम उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे आपने टीआरपी देखी होगी, टीआरपी क्या है, टीआरपी आपका एक पॉपुलेशन का एक एग्जाम वो है। हम क्या करते हैं, हमने कुछ घरों में सिस्टम लगाए हुए हैं। ठीक है, पूरे इंडिया के हर घर में टीआरपी के बॉक्स नहीं लगे हुए हैं, कुछ घरों में कुछ बॉक्स लगे हुए हैं, जो वो डेटा देखते हैं कि उन घरों में कितने, कौन सा चैनल कितने समय चल रहा है। ठीक है, वही डेटा जो है हम मान लेते हैं कि पूरे टीआरपी उसी पे बेस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग में क्या होता है, पूरा पॉपुलेशन जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें से हर किसी पे हम काम नहीं करते हैं, उसमें से कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर है इसी में एक टर्म है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने सैंपल से रिजल्ट लिया है वो मैं किस पे अप्लाई कर सकती हूँ, सेंसस पे अप्लाई कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे ये देखना है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कितना फेयर एंड लवली जो है यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडिया में फेयर एंड लवली कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, कितनी महिलाएं जो है फेयर एंड लवली यूज़ कर रही हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब इंडिया में लगभग 30
करोड़ 40 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, ठीक है। मान लीजिए 30 करोड़ की यंग महिलाएं हैं हमारे पास, ठीक है। 30 करोड़ की यंग महिलाएं हैं हमारे पास। तो अब हम पूरे 30 करोड़ के पास तो नहीं जा सकते ना, तो हम क्या करेंगे, हम ये सोच लेंगे कि हम 30 करोड़ पे तो नहीं कर रहे, हम ज़्यादा 1000 महिलाओं से डेटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने अपनी हिसाब से एक सिलेक्ट कर लिया नंबर, क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैंने उन लिमिटेशंस को ध्यान करते हुए एक नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या है, अब मैं ये देखूंगी कि 1000 जो है मैंने नंबर सेलेक्ट किया कि मैं 30 करोड़ पे तो काम नहीं कर सकती, मैं 1 महिलाओं पे काम कर सकती हूँ, 1000 महिलाओं पे मैं काम करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब 1000 महिलाओं पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के एरिया पे काम करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर मुझे पूरे इंडिया का देखना है तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, सारे स्टेट लूँगी, ठीक है, स्टेट लूँगी। फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी कि इस स्टेट से मुझे इतनी महिलाएं जो हैं लेनी हैं। तो सभी स्टेट से, मान लो 1000 मेरे पास है, तो सभी स्टेट से अगर मैं 20-20 महिलाओं लूँ तो शायद मेरे पास जितने भी सारे स्टेट है तो टोटल मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1000 की का डेटा आ जाएगा, ठीक है। जब वो मेरे पास 1000 का डेटा आ जाएगा, तो जो भी मेरे पास फाइंडिंग्स आएंगी कि 1000 में से जितनी महिलाएं जो हैं फेयर लवली यूज़ करनी है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो पूरा 30 करोड़ महिलाओं का डेटा है, ठीक है। चाहे वो मैंने 1000 पे ही काम किया है, लेकिन उसे मैं अप्लाई कर सकती हूँ पूरे 30 करोड़ महिलाओं पे। मैं ये मान सकती हूँ कि जो 1000 लोग बता रही हैं महिलाएं, जो भी आंसर 1000 महिलाओं ने दिया है, वही आंसर 30 करोड़ महिलाएं भी हमारे देश की दे रही हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका रिजल्ट है, वो जो हमें सैंपल से रिजल्ट मिला है, उसी को हम जब सेंसस पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या है आपका जनरलाइजेशन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए मुझे डीयू की यूनिवर्सिटी पे काम करना है, ठीक है। डीयू यूनिवर्सिटी पे काम करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पे मुझे देखना है जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन के, मान लो जो भी यूजी के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, उसमें से आपको अगर मुझे ये देखना है कि उसमें जो बच्चे 85% से जिनकी ऊपर की अटेंडेंस है, ठीक है, 85% से जिनकी ऊपर की अटेंडेंस है, तो उनका रिजल्ट क्या है, ठीक है। 85% से इनके ऊपर की अटेंडेंस है तो उनका रिजल्ट क्या है, और जिनकी 85% से नीचे की अटेंडेंस है उनका रिजल्ट क्या है, ठीक है। मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे किस पे काम करना है, मुझे डीयू के बीएससी के बच्चों पे काम करना है, ठीक है। तो अब अगर मैंने ये देखा, तो अब डीयू में मान लो बीएससी में टोटल हर कॉलेज में डीयू के बीए या ग्रेजुएशन में जो भी हमारे पास बीएससी का यूजी के स्टूडेंट्स हैं, मान लो 2000 बच्चे हैं, ठीक है, 2000 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2000 बच्चे हैं हमारे पास डीयू में यूजी में, ठीक है, अलग अलग कॉलेजेस को मिला करके। जैसे मान लो आपके 5 कॉलेज हैं, ठीक है, उन डीयू के 5 कॉलेज में बीएससी में 2000 स्टूडेंट हैं। अब मैं क्या देखूंगी, अब 2000 में मुझे ये पता करना है, तो ये 2000 क्या हो गया, ये मेरा सैंपल का मेरा पॉपुलेशन हो गया। क्या हो गया, ये मेरा टारगेटेड पॉपुलेशन हो गया कि मुझे बस इन 2000 पे काम करना है। तो मेरा टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सा है रिसर्च का, ये 2000 लोग हैं। अब 2000 पे काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2000 बच्चे बहुत हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2000 में ना करके मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे कितने लोगों पे काम करना है, मुझे करना है 300 सैंपल ढूंढने हैं, ठीक है। बस मैं 300 पे काम करूँगी, और जो 300 पे जो भी मैं 300 पे जो मैंने अपने पहले से सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 300 पे काम करना है, ठीक है। अपनी तरफ से हम एक वो ले लेते हैं, नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो नंबर थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैं 30 पे ही काम कर लूँगी, तो नंबर कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा बहुत आपकी जो स्टडी है उसको जस्टिफाई करे, ठीक है। तो मान लो मैंने 300 का सैंपल सोच लिया कि मैं 300 का सैंपल लूँगी, ठीक है। 2000 में से मुझे 300 लोगों पर काम करना है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डीयू के जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, डीयू के जितने भी मेरे पास कॉलेज हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास डीयू के कॉलेज हैं, उन कॉलेजेस की लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। मैंने क्या किया, डीयू के सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना ली। मान लो 5 कॉलेजेस हैं डीयू में, ठीक है, 5 कॉलेजेस हैं डीयू में, तो उन 5 कॉलेजेस में 5 कॉलेज है डीयू में, तो कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, कॉलेज 5, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 5 कॉलेजेस है। फिर मैं देखूंगी कि हर कॉलेज में कितनी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन है इन 2000 में से, और ये जो टोटल नंबर है इन 5 कॉलेज का वो कितना है, हम इन 5 कॉलेज में बीएससी उसमें यूजी में 2000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। तो अब 2000 पे तो मैं काम नहीं कर रही, मैंने कहा है कि मैं सिर्फ 300 पे काम करूंगी, ठीक है। मैंने ये बोला है कि मैं 300 बच्चे सिलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि 2000 मेरी रिसर्च के लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे को टाइम बहुत लगेगा और मेरे पास लिमिटेड टाइम है। तो मैं कितना ले रही हूँ, मैं सिर्फ उनकी जगह मैंने लिया है 300 बच्चे, ठीक है। कितने लिए हैं, 300 बच्चे मैंने सिलेक्ट
किए हैं। अब 300 बच्चे जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, उन 300 बच्चों को मैं इन 5 कॉलेज से थोड़े थोड़े बच्चे करके टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे, 300 बच्चे हो जाएंगे। फिर उन 300, इसका कुछ मेथड्स हैं, आगे कैलकुलेशन मेथड सिखाऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगी। तो जो हमारे 300 बच्चे हैं, तो 300 बच्चे हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पे हर कॉलेज से थोड़े थोड़े बच्चे लेकर के टोटल 300 बच्चे हम कर लेंगे, से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। और फिर हम बिल्कुल बेधड़क ये कह सकते हैं कि जो भी ये 300 बच्चे बोल रहे हैं, जो भी ये 300 बच्चे बोल रहे हैं, वो सिर्फ वो 300 बच्चों का ही डेटा नहीं है, वो पूरे 2000 का डेटा है। क्योंकि 300 बच्चे, हमें 300 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन को, ठीक है, यानी कि 2000 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 300 बच्चे, ठीक है। तो 2000 बच्चों को जो रिप्रेजेंट किया 300 बच्चों ने, ये हम बोल सकते हैं कि जो 300 बच्चों ने, 300 जो मैंने सैंपल लिया था, उन्होंने जो भी जवाब दिया वो उन 2000 बच्चों का दिया हुआ जवाब ही है, हम ये मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। जब हम सैंपल से निकलने वाले रिजल्ट को किस पे अप्लाई करते हैं, हम अपने पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो सैंपल क्या है, सैम्पलिंग में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने टारगेटेड पॉपुलेशन समझ लिया कि हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन क्या है। जब हम डी के बच्चों पे काम कर रहे हैं, तो डी के जो यूजी के जो टोटल बच्चे हैं, यानी कि 2000 बच्चे, वो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है। उसमें से हमें सैंपल निकालना है। तो हमने एक देख लिया कि मैं अपनी रिसर्च में कितने बच्चों तक पहुँच सकती हूँ, तो मैंने कुछ 300 का ले लिया, और फिर मैंने उन जिसमें थोड़ा थोड़ा डेटा सारे कॉलेज से, 5 कॉलेज से लेकर के सैंपल से डेटा में कलेक्ट करके ले आई, ठीक है। तो ये है हमारा सैम्पलिंग। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो टारगेटेड पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर जगह अगर आप बच्चों को देखोगे तो बच्चे तो हमारे देश में करोड़ों हैं, तो किसी भी रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे बच्चों पे जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी सैम्पलिंग कितने अच्छे से सिलेक्ट की है और कितने अच्छे से आपका जो है डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप सही से सैम्पलिंग सिलेक्ट कर रहे हो तो ये हम 100% मान सकते हैं कि जो आपका फाइंडिंग्स जो आपकी आ रही हैं वो हमारी किस पे डिपेंड करती हैं, वो हमारे पूरे जनरलाइजेशन हम उसका कर सकते हैं, वो फाइंडिंग पूरी सेंसेस से आ रही है, ठीक है आपकी, ठीक है, समझ में आया इतना। तो अब सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज है हमारा पीपीएस, हम इसको बोलते हैं सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज, इसको बोलते हैं पीपीएफ, ठीक है, पीपीएस हम इसको बोलते हैं पीपीएस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज। इसमें क्या होता है, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग है, ठीक है। सैम्पलिंग हवा में हमें नहीं करनी है, कुछ स्टेजेस हमें फॉलो करने होते हैं, हम उन्हीं स्टेजेस के थ्रू हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। क्लियरली डिफाइन टारगेटेड पॉपुलेशन, ये आपको क्या बताएगा, आपकी जो भी टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन करता है आपका ये, ठीक है। जैसे कि अगर 2000 हमारे पास हैं, ठीक है, बच्चे 2000 बच्चे हैं ड्यू में, तो ड्यू में से अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 20 बच्चों पे काम कर रही हूँ, तो वो शायद मेरा इतना अच्छी फाइंडिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत गैप हो जाएगा इनमें, ठीक है। तो यहाँ मुझे कम से कम 200 से 300 लोगों की बातों को ही मैं मान करके ये कह सकती हूँ कि मेरा वो 2000 के लोगों की बात वो बता रहे हैं 200 बच्चे, ठीक है। अब भले ही हमारा इसमें वैसे तो देखा जाए तो कुछ लोगों ने बहुत 30 सैंपल पे भी अच्छी रिसर्चेस की हैं, लेकिन फिर भी सैंपल साइज एक ऐसा जस्टिफिकेशन हम दे सकें कि हमने इतने लोगों पर काम किया है, पर्टिकुलर 300 400 500 लोगों पर हमने काम किया, तब हम ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल में हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है, एक बार में ही स्टेज नहीं होती है। आप क्या करोगे, पहले अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन को क्लियरली डिफाइन करोगे, फिर उसमें से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी सैंपल को उठाओगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पीपीएस है, सैम्पलिंग एंड प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल साइज, ठीक है। इसमें हमारा पहला है, फिर है हमारा स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग के स्टेप्स क्या है, हमारा सबसे पहले क्लियरली डिफाइन टारगेटेड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन करना है, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड आप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, ड्यू के स्टूडेंट है तो कितने होंगे, ड्यू में बीएससी में जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, यूजी में जितने भी स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट ड्यू की स्ट्रेंथ की क्या है, 2000। तो ये क्या है, ये मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे टारगेटेड पॉपुलेशन देखना है कि किन लोगों पे मुझे काम करना है, ठीक है। जैसे बेबीज फॉर डायपर सर्वे, टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होगा, जितने भी इन्फेंट के मदर्स हैं, ठीक है। अगर मुझे देखना है कि जो बेबीज हैं वो कौन सा डायपर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेबी तो बता नहीं सकते, तो मेरा टारगेट क्या होगा, उनकी मदर्स होंगी, मैं मदर्स से जाके पूछूंगी कि आपका फेवरेट डायपर कौन सा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो जो मदर्स होगी इन्फेंट की, वो मेरा क्या है, वो मेरा टारगेटेड पॉपुलेशन होगी, ठीक है। समझ में आ गया इतना।
तो टारगेटेड पॉपुलेशन क्या होगी, जितनी भी मेरी मदर्स हैं इन्फेंट्स की, वो मेरा टारगेटेड पॉपुलेशन, जितनी भी हमारे इंडिया में टोटल मदर्स हैं, ठीक है। फिर उन सारी मदर्स पे तो मैं काम नहीं कर सकती, उन मदर्स में मैं ये देख लूँगी कि अर्बन एरिया से मैं कितनी ले रही हूँ, रूरल से कितनी ले रही हूँ, यूपी से कितनी ले रही हूँ, उत्तराखंड से कितनी ले रही हूँ, ठीक है। तो टोटल मैं कुछ सैंपल डिसाइड कर लूँगी और फिर मैं वो थोड़ा थोड़ा सैंपल वो वहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो ये क्या है, लार्जली डिफाइंड, क्लियरली डिफाइंड टारगेटेड पॉपुलेशन। फिर सिलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। फिर हमें एक सैम्पलिंग फ्रेम को सिलेक्ट करना है, जो लोग सैंपल के अंदर चाहिए, या एक एनवलप की तरह, यह एक एनवलप की तरह होता है, यहाँ पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सैम्पलिंग ऐसा होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, एक एनवलप की तरह है। हम अपने दिमाग में एक सोच बना लेते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं DU के ले रही हूँ 200 स्टूडेंट DU के, तो मैं पहले बना लूँगी कि DU के सब BSc के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है। ये सॉरी UG के होने चाहिए, चाहे वो BA है, BCom है, BSc है, ठीक है। उसमें भी मैं बना सकती हूँ कि कुछ उसमें BSc के भी आ जाएँ, कुछ BCom की भी आ जाएँ, कुछ BA की भी आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना क्राइटेरिया बना सकती हूँ। तो मैं एक पूरा एनवलप बना लूँगी। फिर मैं इकोनॉमिक ग्रुप का ही बना सकती हूँ कि कुछ बच्चे उसमें से हाई इकोनॉमिक ग्रुप के भी हों, लो के भी हों, मीडियम के भी हों। तो मैं पहले से ही एक अपने दिमाग में ये बना लूँगी एक एनवलप सा कि मेरा जो सैंपल है उसमें इतने मेल होने चाहिए, इतने फीमेल होने चाहिए। अब 200 में से कम 100 फीमेल लेंगे, हम 100 मेल ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब हम किसमें बनाएंगे, सिलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम में हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, चूज सैम्पलिंग टेक्निक। फिर हम सैम्पलिंग टेक्निक चूज करेंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, रैंडम सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम फिर उनमें से एक मेथड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डिटरमाइन सैम्पलिंग साइज। फिर हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग साइज को डिटरमाइन करेंगे कि हमारा सैम्पलिंग साइज कितना है, 200, ठीक है। हमारा सैम्पलिंग साइज क्या है, 200 है। और टारगेटेड पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, 2000 जो DU के स्टूडेंट थे। फिर हमने क्या है, यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, हमने 200 सैम्पल साइज हमारा सिलेक्ट कर लिया। पहले फ्रेम बना लिया किस तरह के लोग आने चाहिए, फिर टेक्निक सिलेक्ट कर ली, फिर हमने सैम्पल साइज सिलेक्ट किया, फिर हमने कलेक्ट डेटा, सैम्पल से डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। असेस रिस्पॉन्स, फिर सैम्पल कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सब चीज़ें हमारे स्टेप्स में आएंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लियरली टारगेटेड पॉपुलेशन को आपने क्लियरली डिफाइन करना है। फिर आपने सिलेक्ट सैम्पलिंग फ्रेम को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूज सैम्पलिंग टेक्निक, फिर आपको क्या करना है, सैम्पलिंग टेक्निक को चूज़ करना है। उसके बाद आपने डिटरमाइन सैम्पल साइज, फिर आपको सैम्पल साइज को डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स जो है वो असेस करने हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके स्टेप्स हैं, एग्जाम में आ जाते हैं लगाने के लिए कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको ये याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, अब डिटरमाइन सैम्पल साइज को आप डिटरमाइन कैसे करोगे। एक तो एडुकेट सैम्पल साइज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास DU के 2000 स्टूडेंट पे मैंने सिर्फ 20 बच्चों पे काम करके बोल दिया कि भाई ये 20 बच्चों पे ही काम किया है और फाइंडिंग्स निकाल दी, तो वो नहीं होगा। आपको एक पर्टिकुलर एक एडुकेट सैम्पल साइज लेना होगा, कम से कम 200, 300, 400 का तो आप सैम्पल साइज लो, तब आप एक बात बोलोगे कि हाँ इन लोगों का सैम्पल ये है जो हमारा टारगेटेड पॉपुलेशन पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। गुड सैम्पल साइज, अवॉइड एरर। जितना अच्छा सैम्पल साइज होगा उतना ज़्यादा आपकी जो रिसर्च के जो एरर्स हैं वो कम आएंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा उतने ही कम आपके रिसर्च के एरर्स आएंगे और आपका जो आउटकम्स है वो उतने अच्छे आएंगे, ठीक है। अच्छे आउटकम्स आपके आएंगे। राइट प्रोपोर्शन फॉर पॉपुलेशन, जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उसका एक सही प्रोपोर्शन होना चाहिए, ठीक है। एक सही प्रोपोर्शन में, एक सही अनुपात में आपको अपना सैंपल लेना है। अगर आपके पास 2000 सैंपल टारगेटेड पॉपुलेशन है तो कम से कम ऐसा सोच के ले लो कि हम 10% ले रहे हैं, यानी कि 200 सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ एक प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें सैंपल लेना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। अब अगर हम 140 करोड़ के हिसाब से प्रोपोर्शन लेने बैठेंगे तो शायद वो ना हम ले पाएँ, लेकिन जहाँ तक है एक प्रोपोर्शन होना चाहिए कि मैंने ये लिया था कि जितने मैं 10% उसमें से बच्चों पे काम करूँगी, तो एक टारगेटेड पॉपुलेशन से। अब इसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। ये एक ही पेज में बहुत लंबा है तो मैंने, क्योंकि शॉर्ट नोट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने एक ही पेज में पूरा ये बना लिया है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ये वाले में, तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारी कितनी तरह की सैम्पलिंग होती है, हमारी होती है 2 तरह की सैम्पलिंग, ठीक है। कौन कौन सी है 2 तरह की सैम्पलिंग। सबसे पहला सैम्पलिंग है प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, इसको रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और इसको नॉन प्रोबेबिलिटी को नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सभी को सिलेक्ट होने का पूरा हक है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती। प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी में हर किसी को सिलेक्ट होने का पूरा हक है, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होता, कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं होता है। अगर 1000 पीपल में से हर व्यक्ति को चुने जाने का इक्वल चांस कितना होगा, 1/1000
1000 होगा। ठीक है, हर बच्चे को चुने जाने का इक्वल चांसेस हमारे कितने होंगे, 1/1000 होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में हमारा इसका है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग इसको नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, यानी कि आप हर किसी इंसान को हक है कि हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 100 बच्चों में से 10 बच्चे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, 100 बच्चों के चिट में नाम लिखूँ, ठीक है, और उन्हें फोल्ड कर दूँ और एक बाउल में डाल दूँ। फिर किसी से मैं उसमें से 10 बच्चों के नाम लिखा लूँ। अब यहाँ पे कोई भी निकलवा लूँ। ठीक है, यहाँ कोई भी पक्षपात नहीं होगा, जिसकी किस्मत अच्छी होगी उसके नाम हाथ में आ जाएंगे। तो वो क्या है, वो आपका प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग है कि हर किसी को क्या है, समान हक मिल रहा है। उस बाउल के अंदर सभी का नाम है, उनमें से बस हमने 10 निकाले हैं, तो सबको सिलेक्ट होने का हक है। ठीक है, कोई हमने बायसेस नहीं लगाई है, कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं लगाया है, किसी भी तरीके से हमने कोई पक्षपात नहीं किया है, और उसमें हर व्यक्ति को चुने जाने का बराबर इक्वल चांस है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, आप जब आप बिना सोचे रैंडमली सैंपल को उठाना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले कौन सा है, इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, जिसमें हम क्या है, बिना सोचे रैंडमली सैंपल को उठा लेते हैं। जैसे चिट सिस्टम हो गया। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, मैं अपनी क्लास में गई, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चों में से मैंने बस ऐसे ही बोल दिया, मुझे 100 बच्चों में से 10 बच्चे सेलेक्ट करने थे। ठीक है, तो मैंने उन 100 में से बिना देखे समझे, बहुत ज़्यादा ना सोचा ना समझा, बस मैंने ऐसे ही उंगली पे बोल दिया कि यहाँ से ये वाला बच्चा उठ जाओ, ये उठ जाओ, ये उठ जाओ, ये उठ जाओ। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका सिंपल रैंडमली मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया, बिना कुछ सोचे समझे मैंने ऐसे ही उनको सिलेक्ट कर लिया। तो वो क्या हो गया, आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, जो कि इसका एग्जाम्पल है चिट सिस्टम भी। ठीक है, चिट सिस्टम में क्या है, अगर मेरे पास 50 बच्चे हैं, 50 में से मुझे 5 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, तो मैं 50 बच्चों का क्या करूंगी, नाम लिखूंगी। ठीक है, नाम लिख करके मैं एक बाउल में डालूंगी, उसमें से 5 बच्चों के नाम उठा लूंगी। ठीक है, तो वो क्या है, आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, बिना सोचे समझे मेरा हाथ में जो आया मैंने उसको रैंडमली उठा लिया। रैंडमली का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, रैंडमली मैंने ये बोल दिया। ठीक है, बिना सोचे समझे बोल दिया था। ठीक है, तो रैंडमली का मतलब क्या होता है कि मैंने बिना सोचे समझे ऐसे ही इन चीज़ों को उठा लिया। जैसे क्लास में आकर के मैंने ऐसे ही 10 बच्चों को बोल दिया, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, बिना ज़्यादा सोचे समझे, बस जो मुझे सामने से दिखता जा रहा था हर लाइन में से एक दो बच्चों को मैंने उठा दिया। ठीक है, तो वो क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग में है हमारा सेकंड वाला। इसमें हमारा क्या है, ये नेचुरली, ये हमारे किसके पार्ट है, ये हमारे प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग के ही टाइप से ये। तो पहला सिंपल रैंडम था प्रोबेबिलिटी में, दूसरा क्लस्टर सैम्पलिंग है, तीसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, और फोर्थ है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 4 तरह के सैम्पलिंग है, जिसमें से पहला है सिंपल रैंडम, जैसे हमारा चिट सिस्टम हो गया, दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप को हम उठाते हैं। ठीक है, यानी कि क्लस्टर में बांध के अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज बांट कर, ठीक है, हम क्या करते हैं, झुंड में बांट देते हैं, ग्रुप्स में बांट देते हैं, क्लस्टर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज नेचुरली अकरिंग ग्रुप को पूरा ले लेते हैं कलेक्टिवली बिटवीन ग्रुप टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। कोई भी एक स्टेट लेके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, दिल्ली के सभी लोगों को ले लेंगे। ठीक है, सैंपल में से मुझे देखना है कि हमारे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, तो मैंने क्या किया, इंडिया के सारे लोगों को उठा के बस उन पे, सॉरी दिल्ली के सारे लोगों को उठा के उन पे काम कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, क्लस्टर, क्योंकि वो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में क्या है, वो पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, नेचुरली अकरिंग क्लस्टर है, वहाँ पे दिल्ली में वो रह रहे हैं, मैंने उन पे ही काम कर लिया। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा नेचुरली अकरिंग ग्रुप में जब हम सिलेक्ट बांटते हैं लोगों को, क्लस्टर में बांट के अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई ना कोई उनकी क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे वो सब क्या है, दिल्ली के लोग हैं। ठीक है, और नेचुरली अकरिंग ग्रुप का पूरा ले लेते हैं, इसमें हम पूरा ग्रुप उठा लेंगे फिर। ठीक है, कलेक्टिवली बिटवीन ग्रुप टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव इफिशिएंसी। इसमें हमारी कॉस्ट घट जाएगी, बहुत ज़्यादा हमारे पास खर्चा कम नहीं आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग में, और हमारा इफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, क्योंकि पूरा ग्रुप हमने उठा दिया है। ठीक है, कोई भी एक स्टेट लेके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर मुझे देखना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो मैं क्या करूँ, बस इंडिया को उठा लूँ, दिल्ली को ले लूँ, दिल्ली का ही एजुकेशन सिस्टम देख लूँ, और फिर ये बोल दूँ कि जैसे दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया में, वही एजुकेशन सिस्टम जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो कोई एक स्टेट लेकर के इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे दिल्ली के सभी लोगों को लेकर के हम सैंपल में रख दें। ठीक है, क्लियर हो गया। तो दिल्ली के सभी कॉलेज देख लिए मैंने, वो जो एजुकेशन सिस्टम अप्लाई कर रहा है वही मैंने बता दिया कि पूरे इंडिया में वो एजुकेशन सिस्टम अप्लाई हो रहा है। ठीक है,
है। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, नेचुरली अकरिंग ग्रुप हम इसमें लेते हैं, क्लस्टर्स में बांट करके क्लस्टर्स में बांट देते हैं और अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टीज कोई ना कोई उनके बीच में समानताएं होती है, समान गुण होते हैं। नेचुरली अकरिंग ग्रुप का पूरा पूरा ले लेते हैं, कलेक्टिवली बिटवीन ग्रुप लोगों के बीच में से हम कलेक्ट करते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। इससे क्या है, कॉस्ट और इफिशियंसी जो है वो हमारी घटती है। फिर है नेक्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमारा क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी ना किसी कोई ना कोई सिस्टम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करूँ, मैंने 100 बच्चों की लिस्ट ली। ठीक है, तो उन बच्चों में से जो हर 10th नंबर पे है उस बच्चों को ले लूँ। ठीक है, 10, 20, 10 बच्चों के इंटरवल पे 10 नंबर पे, 20 नंबर पे, 30 नंबर पे, 40 नंबर पे, 50 नंबर पे, इस तरीके से मेरे 10 बच्चे निकल करके आ जाएंगे जिनका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रोल नंबर होगा। ठीक है, तो इन बच्चों को मैं उठा लूँ। ठीक है, तो यही क्या है, सैंपल सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर हम एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, फ्रॉम पॉपुलेशन बाय सम फॉर्मूला, कोई ना कोई फॉर्मूला या कैलकुलेशन हम लगा लेते हैं। जैसे एवरी 10th स्टूडेंट इन द लिस्ट, लिस्ट में से हर 10वां बच्चा ले लिया मैंने। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपका, अगर आपके पास 20 बच्चों की लिस्ट है, आपको 20 में से 10 बच्चे लेने हैं, तो आप क्या करोगे, एक बच्चा छोड़ते जाओगे, एक ले लोगे, फिर एक छोड़ दोगे, फिर एक ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई ना कोई सिस्टम लगा रहे हो, तब जाके आपने वो सैंपल लिया है। ठीक है, तो वो क्या है, सिस्टमेटिक आपका सैम्पलिंग कहलाएगा, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हो गया, दूसरा है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, फिर है स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें डिवाइड इनटू होमोजेनियस सेगमेंट देन सैंपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो डीओ में हमने 2000 बच्चे लिए थे। ठीक है, इसका मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग का मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी खुद की रिसर्च जो मैंने की थी, उसमें मैंने सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग वाला मेथड जो है वो यूज़ किया था। अब अगर हम इसमें देखें, ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारे क्या है, कॉलेज ऑफ ड्यू है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, ड्यू यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जिसके अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, कॉलेज ऑफ फिशरीज़ है, कॉलेज ऑफ होम साइंस है और कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमारे पास इसमें टोटल 5 कॉलेज हैं। ठीक है, ड्यू कॉलेज के अंदर हमारे पास कितने हैं, 5 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो 5 कॉलेजेस में पहले कॉलेज में यूजी स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 567 हैं। इसमें 2043 हैं टेक्नोलॉजी कॉलेज में। ठीक है, टेक्नोलॉजी में हमारे कितने हैं, 2043 बच्चे हैं। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल जो हमारी टारगेटेड पॉपुलेशन है, ये टारगेटेड पॉपुलेशन टोटल इतने बच्चे हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं ड्यू में। ठीक है, ड्यू के 5 कॉलेज में हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिशरीज में 85 बच्चे हैं पूरे बीएससी में। ठीक है, और पूरे यूजी में, और हमारा जो होम साइंस है उसमें 227 बच्चे हैं, और जो हमारा कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज है इसमें 267 बच्चे हैं। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी होगी, टारगेटेड पॉपुलेशन 3189 हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहले हमने टारगेटेड पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया, तो हमने ये देखा है कि हमारे ड्यू के 5 कॉलेज में कितने कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ड्यू के कितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास जो है टोटल टारगेटेड पॉपुलेशन इतनी है। ठीक है, तो ये हर कॉलेज से इतने इतने बच्चे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमें कितने बच्चे लेने हैं। तो हमने पहले ही सैंपल सेलेक्ट कर रखा है कि हमें क्या करना है, हमें 300 बच्चे लेने हैं। ठीक है, मैंने पहले से सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे 300 बच्चे लेने हैं। ठीक है, अब 300 मेरा क्या है, 300 है मेरा एन। ठीक है, मैंने पहले से सोच कर रखा है कि टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल बच्चे मेरे पास इतने हैं, जो अगर आप देखोगे N1 मेरा इतना हो गया, टोटल जो मेरे बच्चे थे ये हैं। ठीक है, और मैंने कितना सिलेक्ट कर रखा है, स्मॉल n इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्मॉल n माना था, तो मेरे पास स्मॉल n मैंने 200 सिलेक्ट किया था कि मुझे कितना सैंपल लेना है, 200 का सैंपल लेना है। ठीक है, जिसमें से 100 लड़कियाँ होंगी, 100 जो होंगे लड़के होंगे। ठीक है, ऐसा मैंने माना था, तो मेरा कितना हो गया, 200 मैंने मान के चला था, ये मेरा सैंपल है। ठीक है, मैंने 200 सैंपल मांगा था, और जो मेरे पास टारगेटेड पॉपुलेशन है वो मेरी कितनी है, कैपिटल एन अगर मैं टारगेटेड पॉपुलेशन मानूँ तो वो है 3198। ठीक है, ये मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये मेरी टारगेटेड पॉपुलेशन है, टोटल बच्चे हैं। ठीक है, और मैंने कितना सैंपल माना है, मैंने ये सोचा है कि मैं 200 बच्चों पे काम करूंगी। अब अगर 200 बच्चों में मुझे काम करना है, तो क्योंकि हर कॉलेज की अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे अगर मैं ये सोचूं कि 5 बच्चे हैं, 5 वो हैं और 5 कॉलेज हैं, मुझे 200 लेने हैं, तो हर कॉलेज से मैं 40-40 बच्चे ले लेती हूँ। ठीक है, तो 40-40 बच्चे अगर हर कॉलेज से लूँगी तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, सॉरी 5 है ना, 5 कॉलेज है ना,
तो अगर मैं हर कॉलेज से 40-40 बच्चे लेती हूँ तो 5 कॉलेज के हिसाब से मेरे पास कितना आ जाएंगे, 200 बच्चे, 5 को 20, हाँ ठीक है, 200 बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। तो ये मेथड मेरा गलत होगा। ये मेथड इसलिए गलत होगा कि देखो एक टेक्नोलॉजी में 2043 बच्चे हैं, ठीक है, इसमें भी मैं 40 बच्चे ले रही हूँ, ठीक है, 40 का सैंपल ले रही हूँ। और हमारे पास जो फिशरीज है उसमें 85 बच्चे हैं, उसमें से भी मैं 40 का ले रही हूँ। तो ये क्या होगा, एक प्रपोर्शन सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो प्रपोर्शन सही नहीं बैठेगा तो ये मेरा सैंपल जो होगा वो गलत कहलाएगा, क्योंकि मुझे हर डिपार्टमेंट से अगर मैंने 200 का सैंपल लिया है तो मुझे उनकी जितनी भी स्टूडेंट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही मुझे उसमें से बच्चे सिलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक फॉर्मूला लगाऊंगी, जिसका फॉर्मूला होगा मेरा n अपॉन n इंटू n1, ठीक है, ये मेरा पॉपुलेशन होगा, ठीक है। ये मेरा एक सैंपल लगेगा जिसमें से n कितना है मेरा, n जो मैंने खुद का n माना है वो मेरा 200 है, ठीक है। और कैपिटल N कितना है मेरा 3190, कितना है 3198, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका समझ में आया इतना। तो मैं अगर हर कॉलेज से मैं 40-40 बच्चे लेने का सोचूं कि 200 है और मैं हर कॉलेज से 40-40 बच्चे उठा लेती हूँ तो मेरा सैंपल हो जाएगा। तो वो जो मेथड है वो गलत होगा। उसका रीज़न है क्योंकि कहीं 85 बच्चे हैं फिशरीज कॉलेज में, ठीक है, फिशरीज कॉलेज में 85 बच्चे हैं और हमारे बीटेक में हमारे 2043 बच्चे हैं। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, दोनों में। तो अगर इसमें से भी मैं 40 ले रही हूँ और उसमें से भी मैं 40 ले रही हूँ तो ये क्या होगा, ये मेथड गलत होगा, ठीक है। मुझे इसमें इसके पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, इसमें बच्चे ज़्यादा है तो मुझे इसका रेशियो ज़्यादा बैठेगा, ठीक है। तो मैं इससे 40 नहीं ले सकती और इसका रेशियो कम बैठेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से बच्चे निकालने हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें मुझे सिंपल कुछ नहीं करना है, मुझे निकालना है जो मेरे पास है, ठीक है। यानी कि मेरे पास कितने हैं 200 बच्चे मेरे पास हैं, 200 तो मैंने सिलेक्ट किया है कि मुझे 200 का सैंपल लेना है, ठीक है। मैं पहले सोच लिया था कि मैं 200 बच्चों पे काम कर सकती हूँ। तो अपॉन कितना आएगा 3198, ठीक है, इतना हो गया इंटू n1 कितना है, अगर मैं ये देख रही हूँ कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का निकाल रही हूँ तो 567, ठीक है, ये हमारा n1 है। तो इसका जब निकल के आएगा ना तो इसमें से आपके आएंगे 36 बच्चे, ठीक है, 36 बच्चे आएंगे जब आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो, ठीक है। कैसे निकाला हमने, सिंपल है, हमने 200 का फॉर्म सिलेक्ट किया था, ठीक है, कि 200 बच्चों पे काम करना है। टोटल पॉपुलेशन थी हमारे 200 बच्चों पे मैंने ये काम करना सोचा था, ठीक है। और टारगेट जो पॉपुलेशन थी वो हमारी ये है 3198 टोटल बच्चे हैं हमारे पास और 200 मैंने सिलेक्ट किए हैं कि मुझे 200 बच्चों पे काम करना है। इनटू अगर मुझे देखना है कि एग्रीकल्चर कॉलेज से मुझे कितने बच्चे लेने हैं तो मैं किससे करूँगी, 567 से करूँगी, ठीक है। जब ये फॉर्मूला मैं कैलकुलेट करूँगी तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 36 बच्चे आएंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब फॉर्मूला कट करके निकल के तो कितने बच्चे आएंगे 36 बच्चे आएंगे। तो इस तरीके से मुझे पता लगेगा कि एग्रीकल्चर से मुझे कितने लेने हैं, 36 बच्चे लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं टेक्नोलॉजी से निकालूंगी। टेक्नोलॉजी में से मैं कैसे निकालूंगी, इसमें भी मुझे यही करना है, ऊपर रखना है 200, ठीक है, नीचे रखना है जितना मेरा टोटल सैंपल है 13198 और इनटू करना है जितनी मेरी टोटल पॉपुलेशन है इस क्लास की जो है मेरे टोटल, ठीक है, कितना क्लास के टोटल बच्चे हैं। तो इससे निकल के मेरे पास आएगा 128 आएगा, ठीक है। ये इसका निकाल करके फॉर्मूला जो है ये निकल करके आ रहे हैं फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या करना है, फिशरीज़ का निकालना है, ठीक है। फिशरीज़ में मेरे पास कितने बच्चे हैं, फिशरीज़ में मेरे पास हैं 85 बच्चे, ठीक है। तो 200 मेरा टोटल मैंने सिलेक्ट किया है, अपॉन कितना होगा 3198 इंटू 85, ठीक है। तो जब मैं ये निकालूंगी तो फिशरीज में से मेरी जो कैलकुलेशन, इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूंगी कैलकुलेटर से, मैं आप लोग सॉल्व करके देख लेना, तो कितना आएगा आपके 6 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 6 आएगा। यानी कि मेरा ये निकल के आ जाएगा कि आपको इस क्लास से कितने लेना है, 6 बच्चे लेना है इस फिशरीज कॉलेज से, ठीक है। तो फिर मैं कोई भी 6 बच्चे वहाँ से लेकर के अपना काम कर लूँगी, जिसमें से 3 लड़कियाँ ले लूँगी और 3 लड़के ले लूँगी, जो मैंने पहले से ही सोचा हुआ है कि आधे मुझे लड़के लेने हैं हर कॉलेज से, ठीक है। फिर इसी तरीके से होम साइंस के आए हैं, होम साइंस इसमें भी मैं क्या करूँगी, 200 मैंने सोचा हुआ है कि 200 सैंपल साइज लेना है मैंने। टोटल कितने हैं 3189 मेरे पास टोटल है, इनटू होम साइंस में कितने बच्चे हैं 227 टोटल बच्चे हैं, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेशन करूँगी तो 14 बच्चे आएंगे। तो यानी कि मुझे होम साइंस से कितने लेने हैं, 14 स्टूडेंट्स लेने हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं कैलकुलेट करूँगी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस का। तो वेटनरी साइंस में हमारे पास कितने हैं, टोटल 267 बच्चे हैं, ठीक है। तो 267 बच्चे के लिए पहले 200 अपॉन 3198 इंटू 267, ठीक है, इंटू कितना होगा हमारा 267, इंटू आपका हो गया ये 267। तो आपका आंसर निकल के क्या आएगा, आंसर आएगा आपका इसका निकल करके
18, ठीक है, ये 18 आया हुआ है। तो ये सब आप कैलकुलेट करोगे तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से हम इस तरीके से कैलकुलेट करके अपने बच्चों को निकाल सकते हैं कि हमें हर क्लास से, अब जब आप इसको जोड़ोगे टोटल करोगे तो ये 200 आएगा। तो हमें पता जाएगा कि उन 200 में से 36 बच्चे हमें किस में से लेना है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में से लेने हैं। 128 बच्चे हमें बीटेक से लेने हैं, 6 बच्चे हमें लेने हैं फिशरीज से, 14 बच्चे लेने हैं हमें होम साइंस से, और 18 बच्चे लेने हैं हमें वेटनरी से, ठीक है। तो ये हमें निकल करके हमारे पास एक डेटा आ जाएगा। फिर हमें इन्हीं कॉलेजेस में जाकर के इतने इतने बच्चों से काम करना है। वो बच्चे रैंडमली हम कोई भी ले सकते हैं, जो भी हमें 36 बच्चे मिल गए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से, उनसे मैं काम कर लूँगी। 36 में से 18 में ले लूँगी लड़कियाँ और 18 में ले लूँगी लड़के। तो मेरे पास निकल करके इनका डेटा आ जाएगा। टोटल जब मैं करूँगी तो ये कितना बैठेगा, इन सबको टोटल करने के बाद ये 200 बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड से हम निकाल सकते हैं अपना सैंपल, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम सैंपल कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें किस मेथड से कितना लेना है, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हमारे पास 4 टोटल हमने मेथड पढ़ लिए प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग का। यहाँ पे हम अपना दिमाग कुछ नहीं लगाते हैं, हम अपना जजमेंट नहीं लगाते हैं कि मैं अगर ये सोचूं कि मुझे ये कंपेयर करना है कि मेरी क्लास के बच्चे और सामने वाली क्लास के बच्चे, ठीक है, दोनों का अगर मैं ये देखूँगी कि कितना अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ, सामने वाला टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, तो अगर मैं ऐसा करूँगी कि मेरे अपने इसको चेक करने के लिए मैं अपने क्लास के सब अच्छे अच्छे बच्चे ले लूँ जो टॉपर्स बच्चे हैं, और जो सामने वाला टीचर है उनके सब बुद्धू बुद्धू बच्चे ले लूँ, तो इससे क्या होगा, एक मेरा जो रिजल्ट है, जो मेरी रिसर्च है वो सही नहीं होगी। तो यानी कि रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, इसमें मेरा पक्षपात कुछ नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी तरीके से अपना दिमाग ना लगाऊं और मैं रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट करूं बिना किसी सोचे समझे और बिना ही किसी सब्जेक्टिव ओपिनियन के, ठीक है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी सब्जेक्टिव ओपिनियन के मैंने बच्चे लिए बस रैंडम। अब हो सकता है जब मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ, यानी कि मैंने ये देखा कि मैं हर 10th नंबर के बच्चों को सिलेक्ट करूँगी, 10, 20, 30, ठीक है, 40, ये रोल नंबर को मुझे सिलेक्ट करना है। हो सकता है इसमें अच्छा भी आ सकता है, ये बुद्धू बच्चा भी हो सकता है, ये थिंक एवरेज भी हो सकता है, ये अच्छा बच्चा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले से ऐसा नहीं सोचा है कि मैं सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो भी बच्चे अब वो जो भी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाएंगे भगवान भरोसे, उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगी। तो प्रोबेबिलिटी में हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम में आते हैं, चेक करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में। इसमें वो पूछते हैं कि वो ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में हमारा कौन कौन सा आ गया, सैम्पल रैंडम आ गया, क्लस्टर सैम्पलिंग आ गया, हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आ गया, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमारा डिवाइड इंटू होमोजीनियस सेगमेंट देन सैम्पल लेता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, होमोजीनियस ग्रुप में जो सेम है। जैसे मैंने पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या किया, कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि एग्रीकल्चर के बच्चे अलग लगा दिए, जो सेम एग्रीकल्चर के सारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, उनमें कुछ होमोजीनियस उनका क्या है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होना, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का अलग कर दिया, फिशरीज का अलग कर दिया, और उस हिसाब से फिर मैंने उसमें कैलकुलेशन लगा दी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिवाइड इनटू स्ट्रेटा, हम यहाँ क्या करते हैं, पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। रैंडमली सैंपल फ्रॉम सब ग्रुप, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम फिर इसमें से हम रैंडमली किसी से भी जाकर के पूछ लेते हैं। मैंने देख लिया कि मेरे होम साइंस से मुझे 6 बच्चों पे काम करना है, 3 लड़कियाँ और 3 लड़के, ठीक है, 3 लड़कियाँ और 3 लड़कों पे मुझे काम करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं कोई भी 3 लड़के उस कमरे होम साइंस के बीएससी के ले लूँगी और कोई भी 3 लड़के मैं बीएससी के ले लूँगी होम साइंस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं सैंपल सिलेक्ट कर लूँगी। फिर है रैंडमली सैंपल फ्रॉम सब ग्रुप, तो सब ग्रुप से हम रैंडमली फिर सैंपल ले लेते हैं। सब ग्रुप नेचुरल सेट हो सकता है, इंडिविजुअली हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सेट है यानी कि जो प्रकृति के बनाए हुए हैं, नेचुरली अकरिंग ग्रुप है, वो हो सकते हैं। इसमें होमोजिनिटी है विद इन ग्रुप, और हेट्रोजिनिटी हो सकता है बिटवीन ग्रुप, ठीक है। हम ग्रुप के अंदर भी इसमें काम कर सकते हैं और 2 ग्रुप के बीच में भी हम काम कर सकते हैं, उनमें से भी हम सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। बाइफ्यूरिकेशन में है टू इंक्रीज प्रिसाइशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, बाइफ्यूरिकेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें हम चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से हम अपनी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमने क्या सोच के ये वाला सैंपल लिया है, ठीक है। यानी कि प्रिसाइसनेस जो होती है उसको हम रिप्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, इसमें जैसे मैंने आपको पूरा मेथड बता दिया कि किस मेथड से, की कैलकुलेशन से मैंने हर कॉलेज से बच्चे लिए थे। तो जब आप जा करके अपने थीसिस का वाइवा दोगे आप वहाँ पे, और उन्हें पूरा मेथड समझाओगे कि इस मेथड से मैंने इस कैलकुलेशन से बच्चे लिए हैं, तो वहाँ पे एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपकी जो सैम्पलिंग है वो बेहतर और टेक्निकल बताई जाएगी कि आपने एक टेक्निकल मेथड से सैंपल को सिलेक्ट किया है, ठीक है।
तो वुमेन लिटरेसी रेट इन इंडिया अगर मुझे देखना है तो सभी स्टेट से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेंगे, जैसे दिल्ली से ले लिया, राजस्थान से ले लिया, यूपी से ले लिया, अलग अलग स्टेट से हमने अलग अलग सैंपल ले लिया, ठीक है। तो अगर मुझे देखना है कि हमारे देश में कितने लोग, कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, तो अगर मुझे देखना है कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग लोगों से जा करके हर जैसे मेरे जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं सारे स्टेट डिवाइड करूँगी, फिर देखूँगी कि यूपी से कितना सैंपल लेना है, उत्तराखंड से कितना लेना है, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली से कितना लेना है, राजस्थान से कितना लेना है, हरियाणा से कितना लेना है, पंजाब से कितना लेना है, फिर मैं अलग उन लोगों से जाकर के रैंडमली सैंपल सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है, उनसे अपना जो भी मेरा डेटा है वो मैं कलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद क्या है हमारा, फिर नेक्स्ट हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है, इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट फॉर सैम्पल्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी मैं सैंपल सिलेक्ट कर रही हूँ उसके लिए एक सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, यानी कि मैं पहले से सोच रहूँगी कि किस कारण से मैं ये वाला सैंपल जो है सिलेक्ट कर रही हूँ। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि मुझे एक कॉलेज का ये देखना है कि जितने बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं, ठीक है, रेगुलर क्लास में आते हैं तो उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। तो अब एक मेथड तो ये है कि मैं इंडिया के सारे कॉलेजेस के बच्चों का ये प्रोसीजर देखूँ, ठीक है, पूरे सारे कॉलेजेस के बच्चों को देखूं। एक मेथड ये है कि मेरे पास में जो सबसे अवेलेबल कॉलेज है बस मैं उसी में जाकर के पूरा काम कर लूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा, ठीक है। यहाँ हम सब्जेक्टिव ओपिनियन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगा के तब मैं ये सैंपल सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्सपर्टाइज फॉर रिसर्च, ये भी अच्छा सैम्पलिंग मेथड है, लेकिन इसमें रिसर्चर की क्या होती है, कुछ ना कुछ एक्सपर्टाइज होती है। जो रिसर्चर है वो अपना दिमाग लगाता है और एक एक्सपर्ट ओपिनियन के थ्रू वो सैंपल को सिलेक्ट करता है, ठीक है। यूज है ना क्वालिटेटिव रिसर्च, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम इसको यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम सैम्पलिंग को, ठीक है। इसमें सबसे पहला है कन्वीनियंट सैंपल। कन्वीनियंट सैंपल क्या होता है, सैंपल सेलेक्टेड कन्वीनियंटली फॉर रिसर्चर वो सैंपल सेलेक्ट करेगा जो उसके लिए क्या होगा, आसान होगा, कन्वीनियंट होगा, ठीक है। जो सैंपल फ्रॉम लीस्ट एफर्ट, जो कि उसको कम से कम मेहनत में वो सैंपल मिल जाएगा। जैसे कि पास के हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करना, मुझे ये डेटा कलेक्ट करना है कि कोविड के पेशेंट्स की क्या कंडीशंस थी हॉस्पिटल में, तो मैं सारे हॉस्पिटल में नहीं गई, बल्कि मेरे घर के जो बगल का हॉस्पिटल था बस मैंने वहाँ जाकर के डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट सैंपल है, इसमें मैं ये देखूँगी कि मेरे लिए कौन सा सैंपल जो है वो कन्वीनियंट है, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वार्टर सैंपल, ठीक है। क्वार्टर सैंपल में क्या होता है, डिवाइडेड इनटू सैंपल टू रियल पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल को रियल पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लो 50% मेल और 50% फीमेल पॉपुलेशन है, तो सैंपल भी क्या होगा, 50-50% हमें लेना, 50:50 हमें लेना होगा। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सेम प्रपोर्शन में सैंपल लेंगे। जैसे कि मैं ये देखूँ कि यूपी में कितने हैं, यूपी का जो सैंपल है वो, यूपी में जो पॉपुलेशन है वो 5000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, ये मैंने देखा, ठीक है। और जो आपका जो उत्तराखंड है, ठीक है, यूके है, उसकी 2000 पॉपुलेशन है, ठीक है, या 2500 मान लो, आसान हो जाएगा मैं, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन है। तो ये रेशियो क्या हो गया, अब हम कितना लेंगे, अगर मुझे लेना है 200 का सैंपल, ठीक है, मान लो मुझे 300 का लेना है, ठीक है, 300 का सैंपल लेना है मुझे, ठीक है। तो 300 में मैं क्या करूँगी, क्योंकि आधा आधा है ना, तो इसमें से 300 में से अगर मैं अनुपात देखूँगी तो इसमें से मुझे कितना लेना है यूके में से, फिर यूके में से मुझे लेने हैं 100, ठीक है, यूके में से मैं लूँगी 100 क्योंकि आधे है ना ये, और इसमें से लूँगी मैं 200, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेशियो अनुपात होगा, आपको अनुपात क्या लेना होगा, आपका अनुपात ज़्यादा बैठ जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आप क्या लोगे, क्वार्टर सैंपल में आप क्या कहते हैं, डिवाइड इनटू सैंपल ऑफ रियल पॉपुलेशन। जैसे कि अगर मुझे ये देखना है कि 50% मेल हैं, 50% फीमेल हैं पॉपुलेशन में, तो सैंपल भी क्या होगा, 50:50 होगा। जैसे अगर मैं देखूँ कि बीएससी में कितने स्टूडेंट हैं, बीएससी में आपके हैं 100 तो लड़के हैं, ठीक है, और 100 क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है। तो आपको अगर आपको इसमें लेना है सैंपल 300 का लेना है, ठीक है, 300 का लेना है, तो आपका रेशियो कितना हो रहा है, 1:1 हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करोगे, 150 तो आप लड़कियाँ लोगे और 150 आप क्या लोगे, लड़के लोगे, ताकि जो रेशियो है वो आपका यही बना रहे, यही अनुपात आपका बना रहे। तो ये क्या है, ये आपका क्वार्टर सैंपल है, ठीक है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे कि थोड़ा बहुत अगर आपके हो सकता है कि लड़के कहीं ज़्यादा हैं और लड़कियाँ कम हैं, तो आपको जब सैंपल में, जब आप अपना सैंपल ले रहे हो तो आपको सैंपल में उसके हिसाब से लड़के बढ़ाने होंगे, लड़कियाँ जो होंगी वो कम करनी होंगी, ठीक है। चलो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। क्वार्टर सैंपलिंग में क्या है, हम 50-50
50-50 का रेशियो लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी सैंपल आप ले रहे हो तो आपने जो भी सैंपल के हिसाब से आपने लिया है अपना, तो आप उसमें क्या करोगे, उसको 50-50 के रेशियो में लोगे जितना लड़के हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो आपके जो वो चलते हैं रिजर्वेशंस, ठीक है। रिजर्वेशंस में क्या होता है, अगर आप उसका आंसर वो देखो तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या है, आपका 50% जनरल का है, ठीक है। कुछ 20% मान लो एससी का, 20% मान लो ओबीसी का और 10% एसटी का, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जनसंख्या भी इतनी ही है, ठीक है। अगर जनसंख्या भी इतनी है यानी कि 50% जनसंख्या हमारे वहाँ कितनी है, जनरल की होगी, 20% हमारी एससी की होगी, 20% ओबीसी की और 20% हमारी एसटी की होगी। तो हमें जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी इसी के हिसाब से मिलता है कि 50% जो होगी सीट्स जनरल की होंगी, 20% सीट्स हमारी एससी की होंगी, 20 ओबीसी की होगी, 10 जो है वो एसटी की होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक क्वार्टर सैम्पलिंग है जिसमें हम प्रपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हम अपने सैंपल को लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम किसके हिसाब से लेंगे, क्वार्टर के हिसाब से लेंगे, ठीक है, जो कोटा बोलते हैं हम उसको, ठीक है। फिर है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैंपल में क्या होता है, रिजल्ट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्टिव ओपिनियन। जजमेंट सैंपल में होता है पर्पसिव सैम्पलिंग है हमारा, बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर अपनी सोच के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से सैंपल लेता है, ठीक है। तो वो अपनी क्या यूज़ करेगा, अपनी एक्सपर्टाइज यूज़ करता है कि वो कितना एक्सपर्ट है, उसे लगता है कि इस एरिया से ज़्यादा सैंपल मिलेगा तो वो उस एरिया से जाकर के अपने फाइंडिंग्स जो है वो लेकर के आ जाता है। अपने परसेप्शन को यूज़ करता है, लाइफ का जो उसका परसेप्शन है उसको यूज़ करता है, अपनी सोच को लेता है, सोच की प्रोसेसिंग को यूज़ करता है, ठीक है। और कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड नहीं यूज़ करता है और साइंटिफिक मेथड वो यूज़ नहीं करता है। नॉट हाईली ऑब्लिगिटी, ठीक है। ये बहुत अच्छा, सॉरी एम्बिगिटी, ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। इसमें क्या करता है, जो भी आपका रिसर्चर है वो अपनी सोच के हिसाब से वो अपना दिमाग लगाता है कि भाई अगर मुझे मेरे रिसर्च की फाइंडिंग्स अच्छी आनी है तो मैं क्या करूँ, अच्छे लोगों को ले लूँ। और ये जरूरी नहीं है कि गलती नहीं है, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें पता है कि कहाँ से उनको ज़्यादा अच्छा डेटा मिलेगा तो वो वहाँ से डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग बोलते हैं। तो इसमें कभी कभार क्या होता है, जो आपका रिजल्ट है वो आपका और सब्जेक्टिव ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो सकता है कि मैं अपने फ़ायदे वाला फाइंडिंग्स निकाल के फ़ायदे वाले लोगों के पास चली जाऊँ, ठीक है। फिर इसके बाद है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग कई बार एग्जाम में आ जाती है। इसमें वो ये पूछता है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग है क्या। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आपका जो, इसको हम चेनिंग सैम्पलिंग भी बोलते हैं, एग्जाम में आ जाता है। ये चेनिंग सैम्पलिंग वाली कौन सी है, हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चेन बनती है। चेन का मतलब क्या है, ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ सैम्पल ढूंढने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम इसे, जहाँ पे हमें सैम्पल ढूंढने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, उस जगह पे हमने ये वाला सैम्पल मेथड जो है वो यूज़ किया है, ठीक है। रिसर्चर कुछ सैंपल सेलेक्ट करता है, यह सैंपल आगे कुछ सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, नए सैंपल आगे कुछ सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से आगे चलते जाते हैं। जैसे कि मान लो मुझे कुछ इस तरीके के लोगों पे रिसर्च करनी है जो मेरे एरिया में है ही नहीं। जैसे मान लो ट्राइब्स हैं, ठीक है, कुछ ट्राइब्स मेरे एरिया में रह रहे हैं, कुछ 10 या 15 ट्राइब्स मेरे एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और मुझे उन पर काम करना है। तो अब मेरे को चाहिए 200 ट्राइब्स। तो मैं क्या करूँगी, जो वो ट्राइब्स है मैं उनको बोलूँगी कि आप मुझे डेटा दे दो, और जो आपके पहचान में और ट्राइब्स हों आप उनको ये फॉरवर्ड कर देना, वो और उनके पहचान में जो आगे ट्राइब्स होंगे वो उनको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसी चेन से वो मेरा जो क्वेश्चनर है, जो भी डेटा मेथड है, वो वापस कलेक्ट भी मैं कर सकती हूँ, वो वापस भर करके क्वेश्चनर वो उनको वापस दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें सैंपल मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, चेन मेथड बना लेते हैं। जैसे मैं क्या करूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँ कि तुम ले लो 10 तो तुम क्वेश्चनर भर के दे दो और 50 क्वेश्चनर तुम ले जाओ, जो तुम्हारे पहचान के जो स्टूडेंट है 10 उनको दे देना, वो आगे 10 दे देंगे, फिर इसी तरीके से वो आगे 10 दे देंगे। तो इस तरीका और इसी रूट से मेरे वापस आ जाएंगे वो क्वेश्चनर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको 50 क्वेश्चनर जो है वो आपके भर के वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो चेन मेथड में क्या होता है, इसको स्नोबॉल मेथड भी बोलते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं इसे, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, चेनिंग मेथड भी है। चेन मेथड से जहाँ सैंपल ढूंढने में समस्या होती है, रिसर्चर कुछ समस्या होती है, रिसर्चर कुछ सैंपल सेलेक्ट करता है और यह सैंपल
आगे कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और नए सैंपल आगे कुछ सेलेक्ट करते हैं सैंपल, इस तरीके से आगे चलता रहता है जब तक कि आपके जो क्वेश्चनियर हैं वो फुल नहीं हो जाए, आपका डेटा कलेक्शन पूरा ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, तो आपके आज हमने कितने पढ़े, हमने टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में हमारे 2 तरह की पढ़ी, प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग में वो वाली है जिसमें हम बिना सोचे समझे निकालते हैं, हर किसी को समान अधिकार होता है सैंपल मारने का। नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग वो वाली सैम्पलिंग है जिसमें हम कुछ सोच समझ के अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन लगाते हैं, अपने हिसाब से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कन्वीनियंस मेथड हो सकता है, क्वार्टर सैम्पलिंग हो सकता है, जजमेंट मेथड सैंपल हो सकता है और हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकता है नॉन प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमारा कौन कौन सा आएगा, सिंपल रैंडम आएगा, क्लस्टर आएगा, सिस्टमेटिक आएगा और हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आएगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड आज हमने पढ़ लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।